हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना, उनमें एरोमेटिसिटी को पढ़ेंगे। मतलब जितने भी अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे प्रोल हुआ, फ्यूरेन हुआ, थायोपीन हुआ, पिरिडीन हुआ, इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर को पढ़ेंगे कि भाई ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, बेंजीन जैसे कैरेक्टर शो करते हैं, तो किस तरीका से ये एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी कंपाउंड है, जितने भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आज उन सभी के अंदर मैं आप लोगों को एरोमेटिसिटी देखना बता दूंगा। मतलब आप किसी भी कंपाउंड की पहचान कर सकते हो कि कौन सा तो अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा अपना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इतनी शानदार तरीका से बताऊंगा कि दोबारा कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है ना। और इसको भी मैं सिर्फ 3 पॉइंटों के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। 3 पॉइंटों के अंदर आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को देख सकते हो। मतलब कौन सा कंपाउंड अपना एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक आप लोगों का फिनिश, ठीक है ना। तो पूरा फोकस आप लोग मेरी तरफ बनाकर रखना, बोर्ड की तरफ बनाकर रखना। जैसे ही आज का लेक्चर अपना क्लियर होगा, बिल्कुल दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि दोबारा कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है ना। और जितनी भी चीजें बीएससी के साथ तो चल ही रही, क्योंकि आप लोग जानते हो ये जितनी भी चीजें आप लोग कभी भविष्य में कोई कंपटीशन देते हो तो वहां पर सारी चीजें आप लोगों के लिए काम आएंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, हेट्रोसाइक्लिक की जो केमिस्ट्री है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, क्योंकि यहां से कंपटीशन लेवल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बीएससी में तो अपना है ही सब कुछ, ठीक है ना। आगे नहीं बात समझ में। तो देखो सुनो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की जब आप लोग पहचान कर रहे हो तो सिर्फ 3 पॉइंटों के अंदर पहचान किया करो। किस तरीका से किया करो, मैं यहां पर तीनों पॉइंटों को आप लोगों के लिए लिख देता हूं और एग्जांपल ले लेकर उन तीनों पॉइंटों को एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीका से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी देख सकते हो। जैसे ही आप एरोमेटिक कैरेक्टर सीख जाओगे, फिर आप लोगों को बता दूंगा कि प्रोल, फ्यूरेन, थायोपीन और पिरिडीन किस तरीका से एरोमेटिक गुण शो करते हैं, किस तरीका से एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले वो तीनों पॉइंटों को लिख देता हूं, फिर एग्जांपल लेकर डिस्कशन करता हूं। तो देखो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसके लिए कंडीशन कितनी है? 3 कंडीशन है, ठीक है ना। उसके लिए कंडीशन कितनी है? 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3। फर्स्ट कंडीशन उसकी है कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखने के जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें पहली कंडीशन तो एक है, रिंग क्या होनी चाहिए? आपकी साइक्लिक होनी चाहिए। रिंग क्या होनी चाहिए? रिंग साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब चक्रीय होनी चाहिए। रिंग साइक्लिक होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब चक्रीय होनी चाहिए। दूसरा, सिस्टम क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि वो हक्कल नियम का पालन करने चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। हक्कल नियम आप लोगों का क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर n की वैल्यू आप लोग क्या रखते हो? 0, 1, 2, 3, 4 जो भी रखते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों के ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कि यहां पर रखोगे तो 2, 6, 10, 14, 18, 5 रखते हो तो क्या आएगी? यहां पर आप लोगों की 22 आएगी, ठीक है ना। इस तरीका से हो रही है तो वो कौन हो जाएंगे? आपके एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। अगर किसी के लिए वैल्यू, अब ये फॉर्मूला तो एरोमेटिक के लिए बोल दिया, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर किसी के लिए इलेक्ट्रॉन 4, 8, 12, 16, 20 और आपके जितने भी है 24 जितने भी है, वो कौन होंगे? अपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन 3, मतलब ऑड नंबर में होंगे, विषम संख्या में होंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीका से इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कंपाउंड अपना कौन हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब इधर देखिए आप लोगों के लिए, अब एग्जांपल लेकर इस पूरे तीनों पॉइंटों को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला तो सुनो, मैं तीनों पॉइंटों के बारे में फिर से डिस्कशन कर लेता हूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आप लोग एरोमेटिसिटी देख रहे हो तो 3 पॉइंटों को तो दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे कि रिंग क्या होनी चाहिए? साइक्लिक। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिनकी साइक्लिक रिंग नहीं होती वो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, और जिनकी साइक्लिक रिंग होती है और हक्कल रूल को फॉलो करते हैं या फिर वो तीनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, ध्यान में रखना, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और जो एलिफेटिक कंपाउंड के कंपेयर में जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, बहुत दिन से आप पढ़ते हो कि भाई एलिफेटिक के कंपेयर में एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं, अनुनाद शो करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की क्या होंगी? समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना?
इसलिए जो एलिफेटिक के कंपेयर में जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और उस स्टेबिलिटी का रीजन ही ये होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हो। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए एलिफेटिक के कंपेयर में जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हम लोगों को क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब अपनी इन बातों पर स्टार्ट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके लिए सिर्फ 3 पॉइंट लिखाए हैं। बुकों के अंदर देखो 14 15 पॉइंट लिखूंगे। 14-15 पॉइंटों का यहां पर कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट पता होना चाहिए। 3 पॉइंटों के अंदर आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा तो एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बोल सकते हो। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या है, ट्रिक है। ठीक है ना, ये मेरी तरफ से ट्रिक है, या इसको 100 बातों की एक बात आप लोग बोल सकते हो। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड होगा और कोई पूछ ले यार इसमें आइडेंटिफाई किए कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, तो आप पहली कंडीशन ये देखना कि रिंग ये देख लेना कि वो साइक्लिक है, एसाइक्लिक है। अगर रिंग एसाइक्लिक हुई तो बोल देना भैया ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, एरोमेटिक की पहली पहचान क्या होगी कि रिंग आप लोगों की क्या होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, संयुग्मित होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड मतलब संयुग्मित। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस तरीका से वो हो रहा है तो रिंग क्या है, आप लोगों की कॉन्जुगेटेड है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि रिंग कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ गए ना कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरीका से हो रही है तो वो कॉन्जुगेटेड है, और अगर डबल फिर सिंगल तो वो हो गए नॉन कॉन्जुगेटेड। एक बार फिर समझ लिया, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा, फिर डबल बॉन्ड आ रहा, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों की जो रिंग है ना वो कॉन्जुगेटेड है। और नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, डबल सिंगल और फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो वो सिस्टम आपका कौन होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड। और ध्यान में रखना, जो सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड होता है वो कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। वो आप लोगों को फिर कौन होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन लिख देता हूं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नॉन कॉन्जुगेटेड होते हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड जो अपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कभी भी कॉन्जुगेटेड नहीं होते, वो कौन होते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड। अभी मैं उनका भी डिस्कशन करूंगा एग्जांपल लेकर। ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो हक्कल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो। हक्कल रूल है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 आएगा, फिर 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 10 आएगा, 3 रखोगे तो 14 आएगा, 4 रखोगे तो 18 आएगा, और 5 रखोगे तो 22 आएगा। कहने का मतलब हुआ, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये 2 कंडीशनों को फॉलो करने के बाद अगर उनके पास ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिस्टम आप लोगों को कौन होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर उनके पास ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कौन होगा, एंटी एरोमेटिक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि जो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अभी आप लोगों को फिट होना चाहिए। ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका एरोमेटिक कंपाउंड भी फॉलो करेगा और आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी फॉलो करेगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान में रखना इन दोनों पॉइंटों को आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि मैंने क्या बात बोली अभी कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन कॉन्जुगेटेड होते हैं। अगर कॉन्जुगेटेड कोई सिस्टम है तो या तो फिर वो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है ना। अब पूरी तरीका से आइडेंटिफाई किस पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में कैसे होगा कि भाई जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो दोनों को फॉलो कर रहे हैं, फिर पता कैसे पड़े, तीसरी कंडीशन में आकर पता लग जाएगा। अगर उस सिस्टम के पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर उसके पास ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कौन होगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ध्यान में रखना, अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो गया तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना। लेकिन अगर सिस्टम यहां पर पता लग गया आपको नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो दिमाग में से एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को तो निकाल ही देना। मतलब इस दूसरी कंडीशन पर आकर आपको पता लग जाएगा कि हमारा सिस्टम एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। अगर आप लोगों का सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो समझ जाना ये नॉन एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, या तो ये एरोमेटिक है और या कौन है, अपना एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का भी तीसरी कंडीशन में पता लग जाएगा। ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ही आपको पता लग गया कि हम लोगों का जो सिस्टम है ना, हम लोगों का सिस्टम वो कौन है, नॉन एरोमेटिक। हम लोगों का सिस्टम है वो कौन है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। नॉन कॉन्जुगेटेड है तो दिमाग में ये बात डाल लेना कि ये कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ये कंपाउंड आप लोगों का हर हाल में कौन होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा।
मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेना चालू कर देता हूं। अभी एग्जांपलों से पूरी तस्वीर आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एरोमेटिक कंपाउंडों का पिता होता है, एरोमेटिक कंपाउंडों का जनक होता है, एरोमेटिक कंपाउंडों की जननी होती है, वो कौन होती है? बेंजीन होती है। बेंजीन के बेस पर ही हम देखते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना, मतलब जिसके अंदर बेंजीन जैसे कैरेक्टर होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंडों को फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब हम बेंजीन का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन के बाद एक दो एग्जांपल लेकर फिर अपने हेटेरोसाइक्लिक के एग्जांपल को लेंगे कि वो किस तरीके से एरोमेटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं किसका ले लेता हूं? यहां पर बेंजीन का। देखिए यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं किसका ले लेता हूं? बेंजीन का। ये एग्जांपल मैंने किसका ले लिया? बेंजीन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। इधर देखिए ये एग्जांपल मैंने किसका ले लिया? बेंजीन का। आप लोग जानते हो कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होती है। आज आप लोगों के लिए इस चीज का मैं रीजन दूंगा। इतने दिनों से पढ़ रहे हो बेंजीन एरोमेटिक होती है, बेंजीन एरोमेटिक होती है। भैया कभी फोकस किया कि बेंजीन एरोमेटिक क्यों होती है? आज उसका रीजन देख लो। देखो बेंजीन की रिंग इन तीनों कंडीशनों को फॉलो कर रही है। पहली कंडीशन को बेंजीन की रिंग फॉलो कर रही है। बेंजीन की रिंग साइक्लिक है। बेंजीन की रिंग क्या है? साइक्लिक है। इसका मतलब बेंजीन की रिंग पहली कंडीशन को फॉलो कर रही है। रिंग क्या होनी चाहिए? साइक्लिक। देखो आप खूब जानते हो साइक्लिक रिंग उसको बोलते हैं जो चारों ओर से बंद होती है, ठीक है ना। चारों ओर से जो बंद या क्लोज होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन की रिंग पहली कंडीशन को फॉलो कर रही है, बिल्कुल बेंजीन की रिंग साइक्लिक है। दूसरा, बेंजीन का जो सिस्टम है वो कौन है? कॉन्जुगेटेड। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसका मतलब बेंजीन की रिंग दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रही है, अर्थात उसका सिस्टम कौन है? कॉन्जुगेटेड। और बेंजीन की रिंग में तीसरी कंडीशन में देखते हैं। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली कंडीशन से और दूसरी कंडीशन से अभी भी हम लोगों को यह पता नहीं लगा कि सिस्टम एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। एक बात तो क्लियर हो गई, इस पॉइंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि यह सिस्टम अपना नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक के लिए जो कंडीशन होती है वो कौन होती है? नॉन कॉन्जुगेटेड। ध्यान रखना, जहां पर कॉन्जुगेटेड वर्ड आ गया समझ जाना, यह सिस्टम या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। हर हाल में आपका ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दो कंडीशन पर आ गए, बेंजीन की रिंग दोनों कंडीशनों को फॉलो करे। तीसरी कंडीशन पर जैसे गए तो यहां पर बात किसकी हो रही है? पाई इलेक्ट्रॉनों की। अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, 22 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो सिस्टम आप लोगों का कौन होगा? एरोमेटिक होगा। या इस तरीका से बोल सकता हूं कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनसे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 4, 8, 12, 16, 20, 48 हो तो वो सिस्टम आपका कौन होगा? एंटी एरोमेटिक। चलो चेक करते हैं। आपको पता है चाहे बॉन्ड सिग्मा हो चाहे बॉन्ड पाई हो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो काउंट करो, 2, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2, 4, 6। बेंजीन रिंग के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए बेंजीन की रिंग क्या होती है? एरोमेटिक। क्योंकि बेंजीन की रिंग यहां पर तीनों कंडीशनों को फॉलो कर रही है। बेंजीन की रिंग साइक्लिक भी है, बेंजीन का सिस्टम कॉन्जुगेटेड भी है और बेंजीन हक्कल रूल को फॉलो कर रही है। अर्थात बेंजीन रिंग के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? फॉर्मूला क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे यहां पर वैल्यू रखोगे n की तो कितने आ जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब बेंजीन की रिंग एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि बेंजीन की रिंग यहां पर तीनों कंडीशनों को फॉलो कर रही है। बेंजीन की रिंग साइक्लिक भी है, बेंजीन का सिस्टम कॉन्जुगेटेड भी है और बेंजीन हक्कल रूल को फॉलो भी कर रही है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होती है और बेंजीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो करती है। कॉमन सी बात, अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो एक चीज तो दिमाग में डाल लेना कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 100% शो करेगा। इसीलिए उनकी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बात आप लोग समझ में आ गई। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसका ले लेता हूं साइक्लोपेंटेन वाले का, ठीक है ना। एक कंडीशन में मैंने यहां पर क्या लिख दिया? पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है ना। एक कंडीशन में मैंने यहां पर क्या लिख दिया? नेगेटिव लिख दिया, ठीक है ना। और एक कंडीशन में मैंने कुछ नहीं किया है। ये लो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल है, ठीक है ना। अब देख लो, सुनो मेरी बात। मैं यहां पर बेंजीन को तो मिटा देता हूं क्योंकि बेंजीन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 3 एग्जांपल आप लोगों के सामने। अब देखते चलो भैया, ये 3 एग्जांपलों का हमें पता नहीं है कि कौन सा तो इनमें एरोमेटिक है, कौन सा इनमें एंटी एरोमेटिक और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो चलो करते हैं आइडेंटिफाई। पहले कंपाउंड को करना चालू करते हैं, ठीक है ना। देखते चलते हैं।
पहला कंपाउंड रिंग उसकी साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है, उसकी रिंग साइक्लिक है। दूसरा सिस्टम उसका कॉन्जुगेटेड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या डबल बॉन्ड से मतलब नहीं कि डबल बॉन्ड ही कॉन्जुगेटेड में आता है, क्योंकि आपको तो डबल बॉन्ड वाला भी रेजोनेंस शो करता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो भी रेजोनेंस शो करते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं वो भी रेजोनेंस शो करते हैं। तो देखो ये कॉन्जुगेटेड में आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आप लोगों का नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, चेक करते हैं, इधर देखो डबल सिंगल फिर पॉजिटिव, मैंने क्या बोली, पॉजिटिव भी रेजोनेंस में भाग लेता है, इसका मतलब कॉन्जुगेटेड में बिल्कुल काउंट होगा। तो देखो डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, अर्थात इसका सिस्टम कौन है, कॉन्जुगेटेड। अब इसकी तीसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी हम लोगों को ये पता नहीं लगा कि सिस्टम एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हाँ, एक चीज का पता लग गया, दूसरे पॉइंट से एक चीज का पता लग गया कि ये सिस्टम कोई भी हो, ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है कि सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड होना चाहिए आप लोगों का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो एक चीज तो दूसरे पॉइंट से दिमाग में क्लियर हो गई कि सिस्टम या तो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ये किसी भी कंडीशन में नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, उसके लिए तीसरा पॉइंट चेक करो। देखो ध्यान रखना, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कंप्लीट पता लगाने के लिए आपको तीसरे पॉइंट तक जाना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पर तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सिस्टम एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का पता लगाने के लिए आपको तीसरे पॉइंट पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले और दूसरे पॉइंट को तो एरोमेटिक भी शो कर रहा है और एंटी एरोमेटिक भी शो कर रहा है। तो कॉमन सी बात है, तीसरे पॉइंट में ही पता लगेगा कि सिस्टम आपका एरोमेटिक है, सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक का तो दूसरे पोजीशन पे पता लग जाएगा। जैसे कि हमें पता लगा कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, तो दिमाग में क्लियर हो गई कि ये नॉन एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होती है, नॉन कॉन्जुगेटेड। चलो तीसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो आप लोग जानते हो प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं भाई, माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिंगल बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो चलो काउंट करते हैं। तो पाई के पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो पाई के तो काउंट करेंगे, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। चेक करके देखो 4 किस में जा रहा है, 4 जा रहा है आपका किस में, एंटी एरोमेटिक में। इसका मतलब ये सिस्टम है जो आप लोगों को कौन है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन वाला आप लोगों को कौन होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 4 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होगा आप लोगों का, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो वो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, रिंग उसकी साइक्लिक है, सिस्टम उसका कॉन्जुगेटेड है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिस्टम आपका कौन होगा, एंटी एरोमेटिक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब दूसरे एग्जांपल को देखो, दूसरे एग्जांपल को देखो, यहां पर डिस्कशन करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो दूसरे एग्जांपल को भी देखो, रिंग उसकी कौन है, साइक्लिक है, दूसरा उसका सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि देख सकते हो डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है और ये तीसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं तो इधर देखिए आप लोग, इसके पास इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोली थी, डबल बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, सिंगल बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और नेगेटिव चार्ज के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और रेडिकल के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो सुनो मेरी बात, रिंग साइक्लिक है, बिल्कुल, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड का आते ही दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई कि या तो ये एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ये नॉन एरोमेटिक आप लोगों का नहीं हो सकता। तो उसके लिए तीसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 4 6, अर्थात इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। चेक करके देखो 6 किस में जा रहा है, 6 आप लोगों का किस में जा रहा है, एरोमेटिक में। इसका मतलब ये सिस्टम आप लोगों को कौन है, एरोमेटिक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ये सिस्टम आप लोगों को कौन है, एरोमेटिक है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। रिंग इसकी क्या है, साइक्लिक है, सिस्टम इसका कौन है, कॉन्जुगेटेड है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसका मतलब ये अपना जो सिस्टम है वो कौन है, अपना एरोमेटिक है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब इस वाले को भी देखते हैं। तो देखो इसकी भी रिंग साइक्लिक है, ठीक है ना, इसकी भी रिंग कितनी है, साइक्लिक रिंग है, ठीक है, साइक्लिक रिंग है। अब सुनो मेरी बात, दूसरा क्या है कि सिस्टम इसका कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड। अभी देखते हैं। तो देखो डबल सिंगल और फिर सिंगल,
इसका मतलब ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि सिस्टम उनका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड। ये सिस्टम तो कौन है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां पर पता लगते ही तीसरी कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों का ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। दूसरी कंडीशन से ही हमें पता लग गया कि सिस्टम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि ये सिस्टम कौन होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन एरोमेटिक के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई आप लोगों के लिए, नॉन एरोमेटिक के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई कि सिस्टम आप लोगों को क्या होना चाहिए, नॉन कॉन्जुगेटेड। इसका मतलब डबल, सिंगल और सिंगल, ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड है। और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होने पर अपना जो कंपाउंड होता है, अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आप लोगों का कौन होगा, नॉन एरोमेटिक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का किस तरीके से करोगे। अब सुनो, अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को भी शो कर दूं ना इस जगह पर, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को भी शो कर दूं तब भी आप लोगों का ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। कैसे नॉन एरोमेटिक कैसे होगा, क्योंकि 2, 4 और रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 4 और 1 कितने होते हैं, 5। 5 चेक करके देखो किसमें जा रहा है, ये लो 5 किसमें जा रहा है, नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान में रखो, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तब तो वो नॉन एरोमेटिक है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को लिख दिया तब भी ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, और 5 इलेक्ट्रॉन वाला किसमें जा रहा है, नॉन एरोमेटिक में। लेकिन इस जगह पर आपने माइनस लिख दिया तो सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, और इस जगह पर अगर आप लोगों ने प्लस लिख दिया तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। आपके दिमाग में तो सिर्फ 3 पॉइंट के लिए क्लिक होने चाहिए, रिंग साइक्लिक होनी चाहिए, सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और अक्कर रूल को फॉलो करना चाहिए। जो इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करेगा उससे पता लग जाएगा कि सिस्टम आपका एरोमेटिक है, सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक है, सिस्टम आप लोगों का नॉन एरोमेटिक है। ठीक, आ गया बेसिक पूरा क्लियर। अब अपनी शुरुआत करते हैं, क्या वो आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोल, फ्यूरेन, थायोफीन और pyridine किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो चीज समझते हैं हम लोग। तो देखो यहीं पर बता देता हूं, ऊपर जगह है मेरे पास, ठीक है ना, ऊपर यहीं पर लिख देता हूं चारों को। देखो ये स्ट्रक्चर तो हमारी किसकी है, प्रोल की, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर तो किसकी है, प्रोल की, ये स्ट्रक्चर किसकी है, प्रोल की, ये स्ट्रक्चर किसकी है, फ्यूरेन की, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर किसकी है, फ्यूरेन की, ये स्ट्रक्चर किसकी है, थायोफीन की, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को किसकी है, थायोफीन की, और ये स्ट्रक्चर किसकी है, आप लोगों की pyridine की, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कौन के, pyridine की, ठीक है ना। इनके अंदर हम लोगों को ये देखना है कि प्रोल, फ्यूरेन, थायोफीन और pyridine, ये कौन है आप लोगों की, pyridine, ठीक है ना। इनके अंदर हम लोगों को ये देखना है कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रही है, तो किस तरीका से वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करनी है, ये चीज हम लोगों को समझनी है। तो देख लो, तीनों कंडीशन को चेक करते हैं। प्रोल की बात करते हैं, ठीक है ना, प्रोल की रिंग साइक्लिक है, सिस्टम उसका कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि आपको होता है डबल, सिंगल और फिर लोन पेयर, क्योंकि आपको होता है जो लोन पेयर होता है वो भी रेजोनेंस में भाग लेता है। तो रेजोनेंस में आप कितने भाग लेने लग गए, 4, डबल बॉन्ड भी भाग लेता है, पॉजिटिव भी भाग लेता है, नेगेटिव भी भाग लेता है, और लोन पेयर भी भाग लेता है। आप खूब जानते हो कि लोन पेयर बिल्कुल रेजोनेंस में भाग लेता है, क्योंकि लोन पेयर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहली कंडीशन को फॉलो कर लिया, पेरोल की रिंग साइक्लिक है, सिस्टम उसका कॉन्जुगेटेड है। कैसे, डबल, सिंगल, लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, लोन पेयर, सिंगल, डबल। इसका मतलब ये पेरोल की रिंग दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रही है, अर्थात उसका सिस्टम कौन है, कॉन्जुगेटेड। और तीसरी कंडीशन में जाकर उसको चेक करते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक बात बताओ, दो लोन पेयर के 4 और 1 पाई बॉन्ड, मतलब 2 तो पाई बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। तो देखो 2, 4, 6, और आपको पता है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, और जो हक्कल रूल को फॉलो करता है वो अपना कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। इसीलिए प्रोल होती है वो आप लोगों की एरोमेटिक कंपाउंड होती है। पता लग गया वो एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि रिंग उसकी साइक्लिक है, सिस्टम उसका कॉन्जुगेटेड है, और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड। यही कंडीशन किसमें हो रही है, फ्यूरेन के अंदर हो रही है। ये लोन पेयर रिंग के बाहर है, तो ध्यान में रखना है, यही चीज तो समझने वाली है, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होते हैं।
ये जो अंदर वाला लोन पेयर है यही रेजोनेंस में भाग ले रहा है और यही आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगी, क्योंकि यही आपका एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। बाहर वाला जो लोन पेयर है ध्यान में रखना वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसको तो आप एरोमेटिसिटी में काउंट ही कर रहे हो। जो एरोमेटिसिटी में लोन पेयर को काउंट कर रहे हो वही तो रेजोनेंस शो करेगा। तो एक बात बताओ, 2, 4 और 6 रिंग के जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको ही आप एरोमेटिसिटी में काउंट करोगे, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकी आगे जाकर जब बनेंगी तो बाहर वाला लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेगा, अंदर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग लेगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी में आप अंदर वाले को काउंट कर रहे हो। इसका मतलब पहली रिंग साइक्लिक है, सिस्टम इसका भी कॉन्जुगेटेड है और ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब फ्यूरेन की रिंग भी अपनी कौन होती है? एरोमेटिक होती है। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं थायोपीन की। तो वही कंडीशन थायोपीन में हो रही है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिस फैमिली में ऑक्सीजन आती है उसी फैमिली में सल्फर आती है। तो इसके पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, उसके पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अरे भाई, ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर उसके जस्ट नीचे आता है। जो ग्रुप होता है अपनी आवर्त सारणी के अंदर उसमें ऑक्सीजन ऊपर आता है, सल्फर उसके जस्ट नीचे आता है, तभी तो ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। रिंग साइक्लिक है, सिस्टम इसका भी कॉन्जुगेटेड है। देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, इसका मतलब रिंग कौन है? साइक्लिक है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हमारा कौन हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब बात पिरिडीन की करते हैं, तो ध्यान में रखना है जो रिंग के बाहर लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रही है, क्योंकि पिरिडीन की रिंग में तो पहले से ही 3 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कॉमन सी बात है, रिंग साइक्लिक है, सिस्टम इसका भी कॉन्जुगेटेड है और ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। 2, 4, 6, इसका मतलब पिरिडीन की रिंग भी अपनी कौन है? एरोमेटिक। मेरी बात आप लोग समझ में आई या नहीं आई? इसलिए जितने भी अपने हेट्रो एटम होते हैं या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, प्रोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरिडीन, ये सभी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनकी रिंग क्या है? साइक्लिक है, सिस्टम उनका कॉन्जुगेटेड है और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग उन सभी के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये चारों हेट्रो एटम है या चारों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई? क्लियर आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल कि जो अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि रिंग उनकी साइक्लिक है, सिस्टम उनका कॉन्जुगेटेड है, वो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग उनके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसलिए चार के चारों प्रोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये कौन से कैरेक्टर शो करते हैं? एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, अर्थात इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बात हो गई हम लोगों की एरोमेटिसिटी के बारे में, एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अब एरोमेटिक कैरेक्टर है ना, एरोमेटिक कैरेक्टर का पता लग गया। अब जो एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब जिनके पास जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है उसके अलावा वो और भी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं उनका संकरण या हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। तो मैं अब संकरण पर भी मतलब एक्सप्लेन करूंगा, संकरण पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन पर भी बात करेंगे। उसके जस्ट बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट पे तो हम लोगों ने ये एक्सप्लेन कर लिया क्या जो अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक का पता लगने के बाद अब एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती है, जैसे कि उनका संकरण हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इनका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है, ठीक है ना। फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कभी भी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करते, वो कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट में जो चौथा पॉइंट होगा उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, प्रोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरिडीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो चलो अब दूसरे पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, उनका संकरण, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि उनका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम बहुत दिन से पढ़ते आए कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, लेकिन sp2 क्यों होता है वो चीज मुझे आप लोगों के लिए समझानी है। तो देखो आप लोग उसको, इस पूरे को मिटा देता हूं और बात करेंगे संकरण पर, मतलब हाइब्रिडेशन पर, कि एरोमेटिक कंपाउंडों का हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है। देख लो, देखो
अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, उनका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अब मुझे वो चीज एक्सप्लेन करनी है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका हाइब्रिडेशन, उनका संकरण sp2 क्यों होता है। होता तो है लेकिन क्यों होता है, बस वो चीज मुझे समझानी है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं और इतनी शानदार ट्रिक बता रहा हूं। वैसे जो स्टूडेंट मेरे से 11th-12th क्लास में पढ़े हुए हैं वो भी अब मेरे साथ मतलब बीएससी कर रहे हैं, वो बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे से पढ़े, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में, ठीक है ना। तो उनको तो ये 11th क्लास से पता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे पास बीएससी फर्स्ट ईयर से जुड़े हैं, वो अब भी पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से बीएससी सेकंड ईयर में जुड़े हैं, वो भी मेरे पास अब पढ़ रहे हैं। और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी साल मतलब इसी ईयर में जुड़े हैं, बीएससी थर्ड ईयर में। तो सभी स्टूडेंट देख लो, जो पढ़ चुके हैं मेरे से वो भी देख लो और जो नहीं पढ़े वो भी देख लो। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कभी भी जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा। जब भी कभी आप लोगों के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जब आप लोग संकरण देख रहे हो या हाइब्रिडेशन देख रहे हो तो ध्यान में रखना सिर्फ 2 पॉइंटों के अंदर। देखो एरोमेटिसिटी मैंने कितने पॉइंटों में एक्सप्लेन कर दी, 3 पॉइंटों के अंदर। 3 पॉइंटों के अंदर आप लोग कैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड को देख सकते हो, कैसा भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देख सकते हो, कैसा भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देख सकते हो। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ 3 पॉइंटों में। बुकों में देखो 15-15, 16-16 वो लिखे हैं। अब 3 पॉइंट तो दिमाग में टिक जाते हैं लेकिन 15-15, 16-16 पॉइंट दिमाग में नहीं टिकते, इसलिए कम शब्दों में, इसलिए उसको ट्रिक मान के चलोगे। ये सर के द्वारा दी हुई ट्रिक है और अब भी संकरण के लिए, हाइब्रिडेशन के लिए मेरे द्वारा दी हुई ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर आप संकरण हाइब्रिडेशन किस तरीका से निकालोगे। रट्टा किसी चीज में नहीं मारना। सुनो मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर आपका कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 4 एकल बंधों से जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो उसका संकरण हाइब्रिडेशन होता है sp3। अगर कार्बन एटम 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। और अगर कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन होता है sp। एक बार फिर से समझना, अगर कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। अगर कार्बन एटम 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। और अगर कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन संकरण क्या होता है sp। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पाई बंध कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो संकरण में या पाई बॉन्ड, संकरण में, हाइब्रिडेशन में वही बॉन्ड भाग लेते हैं जो बॉन्ड सॉलिड होते हैं। और ध्यान में रखो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर रेजोनेटिंग, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होती है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिसमें जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है वो बॉन्ड उतना ही सॉलिड होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि सर सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि भैया पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा। और जो पहला बॉन्ड बनता है उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। और आप लोग जानते हो जिसमें जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा सॉलिड होगा। ध्यान रखना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। बिगर सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड का कोई अस्तित्व नहीं होता। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? पाई। तभी तो आप बोलते हो कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। इसका मतलब समझ गए कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे बॉन्ड आप लोगों को कौन से होते हैं? पाई। खूब आप लोगों को पढ़ा होगा। देखो सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है क्योंकि वो पहला बॉन्ड बनता है और जो पहला बॉन्ड होता है उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और जिसमें जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो एक स्टेबल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग कम होती है। और अगर किसी के अंदर वो ओवरलैपिंग कम हो रही है तो कॉमन सी बात है बॉन्ड कौन होगा? अनस्टेबल होगा। इसलिए बोलते हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड को नॉर्मल टेंपरेचर पर आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन पाई बॉन्ड को नॉर्मल टेंपरेचर पर आप तोड़ सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? चलो ठीक है, फॉलो करना चालू करते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूं, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट बोले। अगर आप लोगों के कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अगर कार्बन एटम 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और अगर कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडेशन संकरण sp होगा। और पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेता। ओनली आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, क्योंकि सिग्मा एक मजबूत बॉन्ड होता है और संकरण में, हाइब्रिडेशन में वही बॉन्ड पार्टिसिपेट होते हैं जो बॉन्ड सॉलिड होते हैं। चलो ठीक है, अब देखना चालू करो। अभी कॉमन एग्जांपल लेता हूं, एल्केन, एल्किन और एल्केन का, उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड और उसके बाद में किसकी बात करेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि केमिस्ट्री हमारी किसकी चल रही है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो देखो भैया, यहां पर एक एग्जांपल ले लिया मैंने एल्केन का, ठीक।
एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, एल्केन का। एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, एल्कीन का, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, एल्कीन का, और एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, एल्केन का। एक एग्जांपल मैंने यहां पर किसका ले लिया, एल्केन का। इधर देखिए, आप लोग हमेशा ये पढ़ते हो, ये कौन, पहले नाम लिख देता हूं, ये कौन हो गया, एल्केन हो गया, ये कौन हो गया, एल्कीन हो गया, और ये कौन हो गया आप लोगों का, एल्काइन हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया, एल्काइन। इनसे पता लगता है कि ये कौन है, एल्केन, ये कौन है, एल्कीन, और ये कौन है, एल्काइन। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड वाले इनका जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो एन होता है, डबल बॉन्ड वाले इनके लिए इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले इनके लिए आइन होता है। बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या हम हमेशा बहुत दिन से एक चीज का रट्टा मारते हैं हम लोग, क्या जो एल्केन होते हैं उनका संकरण sp3 होता है। 11th 12th क्लास में आपको यही बोलते थे, भैया एल्केन होते हैं उनका संकरण sp3 होता है, एल्कीनों का संकरण sp2 होता है, और एल्काइनों का संकरण sp होता है। कभी भी हम लोगों को ये नहीं बताते कि इनका संकरण ये क्यों होता है। ठीक है, याद कर लो। याद कैसे कर ले यार, बिगर कॉन्सेप्ट के किसी चीज को कैसे याद कर ले, जब तक उसका पता नहीं है और उस चीज को याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नाइंसाफी है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, किसी चीज को आप बोल रहे हो तो उसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए कि इस चीज को हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है। आज मैं आप लोगों के लिए रीजन देता हूं, सुनो। एल्केनों का जो हाइब्रिडेशन होता है, या किसी भी कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए ट्रिक को फॉलो करना चालू कर दो। यहां पर ये कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, और 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होने की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। इस वाले की बात करते हैं, 1 2 3 और 4, ये कार्बन एटम भी कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 4 सिंगल बॉन्डों से, इसलिए इसका भी हाइब्रिडेशन, इसका भी संकरण क्या होता है, sp3। इसीलिए जो एल्केन होते हैं उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, क्योंकि वहां पर कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, 4 सिंगल बॉन्डों से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब जो एल्केन होते हैं उनका हाइब्रिडेशन sp3 क्यों होता है, क्योंकि कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, 4 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, इसलिए एल्केनों का हाइब्रिडेशन संकरण क्या होता है, sp3। अब बात करते हैं एल्कीनों की, तो एल्कीनों में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो हमें काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो संकरण में भाग ले ही नहीं रहा है। तो केवल सिग्मा सिग्मा की बात करते हैं। देखो ये कार्बन एटम 1 2 3, चौथे को तो मैं काउंट कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड है। ये कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा आप लोगों का, sp2। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस कार्बन की, तो ये कार्बन भी कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3, 1 2 और ये 3, इसलिए इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। इसीलिए एल्कीनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि एल्कीनों का हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है। उनका हाइब्रिडेशन sp2 इसलिए होता है क्योंकि वहां पर कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं एल्केनों की। एल्केनों में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, अर्थात 1 सिग्मा और 2 पाई। तो पाई से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, काउंट करते हैं। ये कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 2 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। और ये कार्बन एटम भी कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 2, 1 और 1 2, इसलिए इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। इसलिए जो आप लोगों के एल्काइन होते हैं उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। आज आप लोगों को यह पता लग गया कि एल्काइन होते हैं उनका हाइब्रिडेशन sp3 क्यों होता है, क्योंकि कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, 4। एल्कीन होते हैं उनका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, 3। और एल्काइन होते हैं उनका हाइब्रिडेशन sp क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, 2। बात आप लोग समझ में आए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ले जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को कहां पर, बेंजीन, और बेंजीन के बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो इसको तो मिटा देता हूं और अब डिस्कशन करते हैं बेंजीन पर, क्योंकि बेंजीन सबका क्या होता है, पिता होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता। ठीक है, बेंजीन के साथ तुमको भी लिख देता हूं। देखो ये तो मैंने किसको लिख दिया, बेंजीन को लिख दिया। ये तो मैंने किसको लिख दिया, बेंजीन को लिख दिया। कौन हो गई अपनी बेंजीन, ठीक है ना। ये यहां पर मैंने किसको लिख दिया, प्रोल को लिख दिया। ये मैंने किसको लिख दिया, प्रोल को लिख दिया। ये मैंने किसको लिख दिया, फ्यूरेन को लिख दिया। ये मैंने किसको लिख दिया, फ्यूरेन को लिख दिया। ये मैंने किसको लिख दिया, थायोफिन को लिख दिया, ठीक है ना। और ये मैंने किसको लिख दिया, पेरिडीन को लिख दिया। ये लो भाई, ये मैंने किसको लिख दिया, पेरिडीन को लिख दिया। प्रोल, फ्यूरेन, और ये हो गया आप लोगों का थायोफिन, और ये हो गया आप लोगों का पिरिडीन। इधर देखिए भाई, आप लोग सबको एक्सप्लेन करता हूं, बोर्ड की तरफ देखना आप लोग। इधर देखिए, यहां पर बात करते हैं हम बेंजीन की,
प्रोल की, फ्यूरेन की, थायोफिन की, प्रीडिन की। आप लोगों को पता है पांचों अपने कौन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। संकरण का तो हमें पता है कि इनका हाइब्रिडेशन क्या निकलने वाला है, sp2, लेकिन समझना ये है कि इनका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है, ठीक है ना। ये होमोसाइक्लिक रिंग होती है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इनके बारे में बता दिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एटम, जैसे प्रोल में कौन है, नाइट्रोजन, फ्यूरेन में कौन है, ऑक्सीजन, थायोफिन में कौन है, सल्फर, और प्रीडिन में कौन है, नाइट्रोजन, इसलिए इनको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। हेटेरो का मतलब बता दिया अदर, अन्य या डिफरेंट बोल सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब संकरण देखो, पता है sp2 निकलने वाला है, देखो कैसे निकलेगा। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होती है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों होता है, क्योंकि गौर से देखो ये आप लोगों का कार्बन एटम का मुझे संकर किसी का भी निकालो, एक्स वाई 6 के 6 का निकालूंगा मैं, ये कार्बन एटम है, इसका मुझे हाइब्रिडेशन निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, इसका मतलब कार्बन की प्रत्येक पोजीशन से हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है। ये लो 6 जगह पे हाइड्रोजन एटम शो कर देता हूं मैं, इन 6 जगह पर आप लोगों का हाइड्रोजन एटम शो कर देता हूं, ठीक है ना। 6 जगह पर हाइड्रोजन एटम, यहां पर भी प्रत्येक पोजीशन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम शो कर देता हूं। ये लो इन पोजीशनों से भी कौन एटम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। आप निकालना चालू कीजिए, इधर देखिए, इस कार्बन एटम का मुझे हाइब्रिडेशन निकालना है। तो गौर से देखो ये कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, चौथा पाई बॉन्ड है, उसको तो काउंट कर ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp2। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका भी sp2 होगा क्योंकि ये भी सिंगल कितने बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3, इसका भी sp2 होगा क्योंकि ये भी 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा है, इसका भी sp2 होगा क्योंकि ये भी 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा है, इसका भी sp2 होगा क्योंकि ये भी 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा है, और इसका भी sp2 होगा क्योंकि ये भी 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है। इसलिए जो बेंजीन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड होती है, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, इसका भी क्या होता है sp2, इसका भी क्या होता है sp2, इसका भी क्या होता है sp2, और इसका भी क्या होता है sp2। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बस ये चीज मैं आप लोगों के लिए समझाना चाहता हूं। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना भैया, यहां पर भी कार्बन एटम कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3, यहां पर भी कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3, यहां पर भी कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3, यहां पर भी कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3, और यहां पर भी कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, 3, क्योंकि चौथा आप लोगों का पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो संकरण में भाग लेता ही नहीं। इसलिए बेंजीन, प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और फ्रीडिन आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। sp2 क्यों होता है, रीजन आप लोगों के सामने है, क्योंकि कार्बन एटम वहां पर कितने सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है, 3, और जो 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़ा होता है उनका संकरण हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये पॉइंट हमने कौन से का डिस्कशन कर लिया, दूसरे पॉइंट का, संकरण हाइब्रिडेशन। एरोमेटिसिटी क्लियर, सिर्फ 3 पॉइंट में, रिंग साइक्लिक, सिस्टम कॉन्जुगेटेड, हक का रूल को फॉलो साइड में कर दो। दूसरे पॉइंट में किसका डिस्कशन किया है हम लोगों ने, संकरण का हाइब्रिडेशन का। अगर कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड sp3, 3 सिंगल बॉन्ड sp2 और 2 सिंगल बॉन्ड sp, साइड में करो। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेता, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन में भाग लेता है, क्योंकि सिग्मा एक मजबूत होता है, पाई एक वीक बॉन्ड होता है, साइड में कर दो। और तीसरे पॉइंट में अब मैं बताता हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कभी भी जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, उसको शो नहीं करते, और वो हमेशा कौन सी अभिक्रिया शो करते हैं, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, प्रतिस्थापन। तभी तो हम बेंजीन के बारे में बोलते हैं कि बेंजीन होती है, उसकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों शो करती है, जबकि उसको तो एडिशन करना चाहिए। अरे भाई हम यही तो पढ़ते हैं कि जिनके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं वो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और जिनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो योगात्मक एडिशन देते हैं। तो बेंजीन रिंग के पास तो 3-3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसको कौन सी अभिक्रिया शो करनी चाहिए, योगात्मक अभिक्रिया शो करनी चाहिए। भाई 3-3 डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन के पास तो एक डबल बॉन्ड होता है, उससे ही वो योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन शो कर देते हैं। तो बेंजीन रिंग के पास तो 3-3 डबल बॉन्ड है। अगर बेंजीन रिंग के पास 3-3 डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी चाहिए, इसको तो एडिशन करनी चाहिए, योगात्मक करनी चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हो कि बेंजीन या जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कभी भी प्रतिस्थापन, कभी भी योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, वो हमेशा कौन सी अभिक्रिया शो करते हैं, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन। और इसका रीजन भी अब मैं देने वाला हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। बेंजीन या जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनके बाद डबल बॉन्ड होता है, उनको योगात्मक अभिक्रिया शो करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, और वो कौन सी अभिक्रिया शो करते हैं, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो सुनो भैया मेरी बात ध्यान से कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है अगर वो योगात्मक अभिक्रिया शो कर दें, अगर वो एडिशन रिएक्शन शो कर दें, तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर दें, लॉस कर दें। और आप लोग जानते हो कि अगर उनकी एरोमेटिसिटी मतलब लॉस हो गई
तो वो एरोमेटिक कंपाउंड फिर रहे ही नहीं। और जो एरोमेटिक कंपाउंड, अब आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड अपने एरोमेटिक होते हैं, सबसे स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, फिर कौन होते हैं नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल कौन से होते हैं एंटी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक कंपाउंड योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर दें, एडिशन रिएक्शन को अगर वो शो कर दें, तो वो एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि उनका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड जैसे ही खत्म हुआ उनका, वो उनका सिस्टम कौन हो जाएगा नॉन कॉन्जुगेटेड। और आप लोग जानते हैं कि नॉन कॉन्जुगेटेड का सिस्टम किस में होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एक बात बताओ, जो चीज स्टेबल है वो अनस्टेबल में क्यों जाना चाहेगी यार? मुझे एक बात बताओ, जो चीज स्टेबल, जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूं, देखो एक्सप्लेन कर देता हूं, इधर देखिए। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को क्यों नहीं शो करते। अभी 2 सेकंड में क्लियर होता है आप लोगों का, ठीक है ना। इधर देखिए, ये मैंने यहां पर किसको, बेंजीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेंजीन को ले लेता हूं, ठीक। 2 कंडीशन कर रहा हूं, एक कंडीशन में उसकी रिएक्शन किसकी करवा रहा हूं Cl2 से, और एक कंडीशन में भी उसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं Cl2 से, ठीक है ना। ये अभिक्रिया मैं किसके बारे में योगात्मक करवाऊंगा, यहां पर योगात्मक करवाऊंगा, और यहां पर कौन सी करवा रहा हूं प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि डबल बॉन्ड टूटता है और किस में कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में। और प्रतिस्थापन का मतलब जानते हो कि एक ग्रुप हटता है उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही तो होता है कि यहां से जैसे कि हाइड्रोजन हट जाएगा उसकी जगह पर क्लोरीन जुड़ जाएगा आप लोगों का। और योगात्मक एडिशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूटता है वो किस में कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में। तो एक बार तो बेंजीन में मैं योगात्मक एडिशन शो कर रहा हूं, और एक बार बेंजीन में मैं प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन शो करता हूं, और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, वो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करते। इधर देखिए कि अगर इसमें Cl2 जोड़ूं तो डबल बॉन्ड खत्म और 2 Cl जोड़ दो, तो आप लोगों की कंडीशन ये बन जाएगी। देखो सुनो, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर मैंने Cl जोड़ दिया, यहां पर Cl जोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन करने से पहले रिएक्टेंट के अंदर ये कौन है एरोमेटिक, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्टेबल है। लेकिन जैसे ही इसमें एडिशन रिएक्शन हुई, ये एरोमेटिक किस में कन्वर्ट होगा नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेशन था वो क्या हो गया खत्म। डबल सिंगल सिंगल और सिंगल, इसका मतलब अब ये एरोमेटिक नहीं है। आप लोगों को क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। अब आप लोगों का कौन हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। रिएक्शन करने से पहले वो एरोमेटिक था, अर्थात वो स्टेबल था, और जैसे ही उसने योगात्मक अभिक्रिया से एडिशन रिएक्शन शो की, वो आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा नॉन एरोमेटिक में, अर्थात स्टेबल किस में कन्वर्ट होगा अनस्टेबल में, ठीक है। यहां पर लिख दिया अनस्टेबल मतलब अस्थायी, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने स्टेबल मतलब स्थायी, स्टेबल मतलब स्थायी। अब एक बार मैं प्रतिस्थापन करवा देता हूं, ठीक है, फिर एनालिसिस करेंगे। जब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता हूं तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है ना, जैसे के जैसे रहेंगे, बस एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा उसकी जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो 2 Cl है, एक Cl तो रिंग से जुड़ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, प्रतिस्थापन होगा, और वो अगले Cl को लेकर HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और आप लोगों का ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरीका से। यहां पर मैंने Cl को जोड़ दिया और HCl आप लोगों का बाहर निकल गया। चलो ठीक है, रिएक्शन करने से पहले बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग साइक्लिक है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। रिएक्शन करने के बाद भी बेंजीन एरोमेटिक है, रिंग साइक्लिक है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, और अब भी वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि अब भी उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब रिएक्शन करने से पहले भी वो स्टेबल है और रिएक्शन को शो करने के बाद भी वो कौन है स्टेबल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसीलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कभी भी योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते। वो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर वो एडिशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं तो स्टेबल किस में कन्वर्ट हो जाता है अनस्टेबल में, और जो चीज स्टेबल होती है वो कभी भी अनस्टेबल की ओर मूव नहीं करती। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। जब बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन का योगात्मक को शो करते हैं तो उनका एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है नॉन एरोमेटिक में, अर्थात वो स्टेबल किस में कन्वर्ट हो जाता है अनस्टेबल में। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी अपने ब्रह्मांड में कोई भी चीज है वो स्टेबल से कभी भी अनस्टेबल की ओर नहीं जाती। हर कंपाउंड आपको जानता है स्टक नियम ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हर एक अनस्टेबल चीज कहां की ओर मूव करते हैं स्टेबिलिटी की ओर। तो कॉमन सी बात है ये स्टेबल है, एडिशन रिएक्शन अगर उसमें करवाएं तो वो स्टेबल से किस में कन्वर्ट हो रहा है अनस्टेबल में। लेकिन जब बेंजीन में प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन से पहले भी वो एरोमेटिक है अर्थात स्टेबल है, और रिएक्शन शो करने के बाद भी वो एरोमेटिक है अर्थात वो स्टेबल है। इसमें उसने अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं किया है।
रिएक्शन करने से पहले भी स्टेबल है, रिएक्शन को करने के बाद भी स्टेबल है। इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कभी भी योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करते, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करते। इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कौन सी अभिक्रिया शो करते हैं? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते और इस रिएक्शन को वो प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इनकी बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों की, क्योंकि कॉमन सी बात है वो एरोमेटिक कंपाउंड है और रेजोनेंस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। एरोमेटिक कंपाउंड है कोई और रेजोनेंस की बात नहीं हो, अरे रेजोनेंस की वजह से ही तो वो स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और फ्रीडिन, ठीक है ना। इनका डिस्कशन करेंगे हम अगले लेक्चर में, जिनमें इन चारों की मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा। प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और फ्रीडिन। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री चली है तो कॉमन सी बात है, इनके अंदर ही इन सबकी मैं क्या बताऊंगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा, अनुनादी संरचना बताऊंगा और उसके बाद उन पर डिस्कशन करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए यह बता दिया कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कैसे होता है, एंटी एरोमेटिक कैसे होता है, नॉन एरोमेटिक कैसे होता है। दूसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों के लिए संकरण एक्सप्लेन कर दिया, हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडेशन किस तरीका से निकालते हैं, कार्बन के रेस्पेक्ट में बोले थे, ठीक है। तीसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों के लिए यह बता दिया कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों प्रदर्शित करते हैं, वो एडिशन, योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं। तीसरे पॉइंट में ये एक्सप्लेन कर दिया। चौथे पॉइंट में इसकी बात होगी अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसका डिस्कशन करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।